डियर स्टूडेंट्स, आज एंडोक्राइन सिस्टम में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक्चुअली हेट्रोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स जहाँ पर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, दोनों टाइप की चीज़ों का सिक्रीशन होता है, उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, उसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पैंक्रियाज की पोजीशन देखते हैं, कहाँ इसकी लोकेशन होती है। तो पैंक्रियाज हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे एब्डोमेन में एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं, दिस वन इज ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के पास में यहाँ पर ये एक एम्पुला होती है, और जो एम्पुला यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे ऐसे इस फॉर्म में। तो इस एम्पुला को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दिस एम्पुला लीड्स इन टू टाइप ऑफ कैनाल्स, ठीक है। एक ही कैनाल है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है। यहाँ अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी ये पैंक्रियाटिक डक्ट्स हैं जो कि फर्दर ऐसे डिवाइड होती हैं अपने अपने लोब की ओर। यहाँ पर ये स्टमक के साइड में लोअर पोर्शन में इसकी पोजीशन होती है, और यहाँ पर ये हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट, ये है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, यह कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ स्फिंक्टर्स हैं इस जगह पर जो इस एम्पुला को खोलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी स्फिंक्टर्स हैं, यहाँ पर भी स्फिंक्टर्स हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, एंड यह हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला है या एम्पुला ऑफ बेटर, हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। ओके, तो ये हेपेटिक पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स हैं, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है, डक्ट ऑफ विल्सिंग, और डक्ट ऑफ सेंक्टोरनी की हम लोग बात करते हैं तो डक्ट ऑफ सेंक्टोरनी जो है ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करती है।
ये पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स हैं। तो इसकी पोजीशन कहाँ है? एब्डोमेन में, स्टमक के जस्ट बिलो, और ये डियोडेनम में जाकर के खुलती है, और किसके साथ में? हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला के फॉर्म में। हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट बाइल जूस लाती है। अगर गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो भी हम लोग देखते हैं कि बाइल जूस की सप्लाई होती रहती है। तो यहाँ पर हिपैटिक डक्ट होती है, बाइल लेकर के आती है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले बाइल जूस डियोडेनम में आता है, देन पैंक्रियाटिक जूस आता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एंडोक्राइन पार्ट की बात करनी है मेनली, यहाँ पर एक्सोक्राइन सिक्रीशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी एनाटॉमी देखते हैं, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स के किसी एक पीस की बात करें, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पिंक कलर की हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और स्टमक के नीचे फैली होती है। अब देखिए इसके एक पार्ट को अगर हम लोग लें, इसके पार्ट को अगर हम लोग मैक्सिमाइज करके देखें तो क्या दिखाई पड़ता है इसमें? एक्चुअली ये कई टाइप की सेल से मिलकर के बनी होती है। इसमें हम लोग देखते क्या है कि 98% पार्ट अप्रॉक्सीमेटली इसका एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है, और 2% अप्रॉक्सीमेटली इसका एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। तो जो यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट बनाने वाली सेल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं सेल्स ऑफ एक्नी, और जो एंडोक्राइन पार्ट बनाने वाली होती हैं उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए कैसे हैं ये, यहाँ पर देखिए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की हम लोग बात करते हैं। दिस इज द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक्चुअली क्या है कि पॉल लैंगरहैंस ने सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्कवर किया था इस पार्ट को, जो कि एंडोक्राइन पार्ट बनाता है, इसलिए इसको हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और इसके सराउंडिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर करीब ढेर सारी ऐसे एक्सोक्राइन पार्ट बनाने वाली सेल्स का हम लोग कहते हैं एसोसिएशन होता है इस टाइप से। यहाँ पर ये सेल्स हैं, इसकी जो ये सेल्स आप देख रहे हैं, ये सेल्स एक्सोक्राइन पार्ट बनाती हैं। इनके जो सिक्रीट होते हैं ये इसी ल्यूमेन में आकर के पोर होते हैं, जो कि जो ब्रांचेज हैं पैंक्रियाटिक डक्ट की, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट की, वो इसको रिसीव कर लेती हैं और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में उसको पोर करती हैं, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से वो प्रोडक्ट सिक्रीट चला जाता है हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला को, और वहाँ से डिफरेंट पार्ट को सप्लाई होता है। तो आप ये देख सकते हैं, दीज आर सेल्स ऑफ एक्नी। सेल्स ऑफ एक्नी, ठीक। और इसके भीतर हम लोग देखते क्या है, यहाँ पर इसके भीतर देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट में हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं? इन सेल्स में हम लोग देखते क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये सेल्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स हैं, यहाँ पर सेक्शन में आप अब देखेंगे। उसके बाद में बीटा सेल से थोड़ा कम अमाउंट में आप देखेंगे यहाँ पर
ये अल्फा सेल्स होती हैं, और अल्फा सेल से कम ये डेल्टा सेल्स होती हैं, दीज आर डेल्टा सेल्स, ये डेल्टा सेल्स हैं, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा सेल्स यहाँ पर गामा पीपी सेल्स होती हैं, दीज आर पीपी सेल्स, दीज आर पीपी सेल्स। तो इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का भी नेटवर्क होगा, ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर ये देखते हैं दीज आर बीटा सेल्स, दीज आर गामा आर डेल्टा सेल्स, सॉरी ये अल्फा सेल्स हैं, और ये हाँ ये बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स, दीज आर अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स, these are gamma or delta cells and these are PP cells। तो पैंक्रियाज में हम लोग डिफरेंट 4 टाइप के सेल्स को देखते हैं। जो ये हमारा ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें हम लोग ये डिफरेंट 4 टाइप के सेल्स को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये टीएस ऑफ पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, अगर हम लोग देखें तो इस टाइप से चीज़ हमको दिखाई पड़ती है। ठीक, अब इसमें 4 टाइप के सेल्स हैं। अब इनका क्या फंक्शन होगा, क्या सिक्रेट करती हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब इस हेट्रोक्राइन ग्लैंड में हम लोग देखते हैं क्या चीजें हैं। देयर आर 2 मेन पार्ट्स, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। ओके, एक्सोक्राइन पार्ट ये अप्रॉक्सीमेटली more than 80%, more than 80% and approx 2 to 3%, अलग अलग डेटा मिलता है, कहीं 1 to 2% और कहीं पर 2 to 3%। रेस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं जिनको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं, सिक्रेटरी पार्ट्स नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखते क्या है कि कंपोज्ड ऑफ एक्नी सेल्स, और यहां पर ये कंपोज्ड ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या है, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स को देखते हैं तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख टू 20 लाख यहां पर आइसोलेट्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इसको पॉल लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम लोग ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आप कह सकते हैं, है ना, लैंगरहैंस। ठीक है, अब देखते क्या है, यहां पर जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं और जो एक्नी सेल्स हैं क्या सिक्रीट करती हैं। इसका सिक्रीशन होता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, है ना, सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें हम लोग देखते हैं बाइकार्बोनेट्स होंगे और तमाम ढेर सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेज हैं, लाइपेजेज हैं, और इस तरीके से हम लोग देखते हैं अमाइलेजेज हैं। इन सब का सिक्रीशन होता है यहाँ पर। और यहाँ हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एंडोक्राइन पार्ट को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, यहाँ आप कह सकते हैं कि देयर आर
4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो इसका सिक्रीशन क्या होगा? ठीक है, 4 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन्स हैं? यहाँ पर अलग अलग टाइप की सेल्स हैं और अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, हमारे पास में मैक्सिमम सेल्स कौन सी हैं? बीटा सेल्स हैं, है ना, बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल सिक्रीट करती हैं 4 टाइप के हार्मोन्स को। अभी हम डिस्कस करते हैं आगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन। सेकेंड हार्मोन इज ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। थर्ड इज यहां पर सोमैटोस्टैनिन, सोमैटोस्टैनिन। एंड नेक्स्ट वन इज पैंक्रियाटिक पेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। अब देखते क्या है कि जो ये हार्मोन्स हैं किन सेल से सिक्रेट होते हैं, है ना। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन हम लोग देखते क्या है, ये बीटा सेल से होता है। ठीक, बीटा सेल्स जो होती हैं ये अप्रोक्सीमेटली 70% पार्ट बनाती हैं पूरे आइसोलेट्स का। ग्लूकागॉन सिक्रेट करती हैं अल्फा सेल्स, और अल्फा सेल्स हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 20% पार्ट बनाती हैं इस आइसोलेट्स का। और सोमैटोस्टैनिन का सिक्रीशन होता है यहाँ पर डेल्टा सेल से या गामा सेल से, जिसको हम लोग कहते हैं, ये बनाती है अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% पार्ट। और यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, जो पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स का सिक्रीशन होता है ये पीपी सेल से होता है, पीपी सेल्स। और ये हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेटली, अप्रॉक्स करके लिखते हैं, 5 से कम ही रहती हैं ये, अप्रॉक्स 5% पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का डिफरेंट डिफरेंट पार्टें बनाती हैं। ओके, अब आइए देखते क्या है हम लोग यहाँ पर जो ये हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स का रोल क्या है, क्या फंक्शन है इनका। तो यहाँ पर इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंसुलिन पर एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इंसुलिन के बारे में मेंशन करना जरूरी है। आइए देखते हैं। अब इन हार्मोन्स को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हम लोग देखते क्या है, ये एक प्रो इंसुलिन हार्मोन से डेवलप होता है। प्रो इंसुलिन, ये जो इंसुलिन हम लोग देखते क्या है, ये पेप्टाइडल हार्मोन है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन यानी कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स। यहां पर 2 चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, अल्फा एंड बीटा या ए एंड बी करके इसको डिनोट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं 21 और 30 अमीनो एसिड्स होती हैं, यानी टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। कैसे, आइए देखते क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज derived from प्रोइंसुलिन, ठीक। प्रोइंसुलिन क्या है? प्रोइंसुलिन हम लोग देखते क्या है कि एक्टिव पेप्टाइड चेन है, जो कि इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। यहां पर 1 to 84 अमीनो एसिड्स होते हैं। यह प्रोइंसुलिन, ठीक। अब इसमें यहां पर हम लोग देखते क्या है कि जो 84 अमीनो एसिड्स हैं, इनमें यहां पर ये 30 और उसके आगे हम लोग देखते हैं, यहां से आप काउंट करेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे, तो यहां पर इस जगह से और आगे 21 अमीनो एसिड्स के बीच में यहां पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं। तो इससे क्या होगा, डेरिवेशन होता है 2 चेन्स का। एक यहां पर हम लोग देखेंगे ए चेन है, और दूसरी यहां पर हम लोग देखते हैं ये बी चेन है। ए चेन एंड बी चेन,
कहीं कहीं इसको अल्फा चेन और बीटा चेन से डिनोट करते हैं। मीन्स 1 to 21 और यहाँ पर 1 to 30 इतने अमीनो एसिड्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और इनके बीच में यहाँ पर 7th और यहाँ पर 7th अमीनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं 20 और यहाँ पर 19 इन अमीनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पर 6th और यहाँ पर 11th अमीनो एसिड्स के बीच में यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये होता है इंसुलिन। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं जो ये चेन है, इस चेन में इसमें इतना जो पार्ट होगा ये टूट करके अलग हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये कनेक्टर या कनेक्टिंग चेन। ये कनेक्टिंग चेन होती है जो कि टूट करके अलग हो जाती है, या लिंकर चेन। क्लियर? तो जो इंसुलिन है ये इंसुलिन फर्स्ट प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर पता लगाया गया है। फर्स्ट प्रोटीन जिसका हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर पाए हैं, एफ सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। और हम लोग देखते क्या है कि डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, ब्रैंडन एंड वेस्ट ने, हम लोग देखते हैं इसको सबसे पहले इंसुलिन को डिस्कवर किया था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर या एफ सेंगर ने इसके बारे में हमको इन्फॉर्म किया था। ओके, आइए देखते क्या है जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसका क्या यूज है हमारी बॉडी में। तो इंसुलिन का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कई बार पूछ लिया जाता है, आगे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे बायोटेक का, वहां पर भी इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहां हम लोग देखते क्या है कि इंसुलिन का नेचर क्या होगा। इंसुलिन ये हम लोग देखते क्या है, रेड्यूस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे कम करती है, ये हम लोग देखते क्या है हमारी मसल्स में और हमारी सेल्स में हम लोग देखते हैं कि जो ग्लूकोज की परमेबिलिटी है उसको बढ़ा देती है, वहां पर उसका कंजम्पशन बढ़ा देती है। ठीक है, यानी इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज का यूज बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, उनसे कहा जाता है कि एक्सरसाइज करते रहा करो। ठीक है, क्यों? ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका जो है तभी कम होगा जब वो उस ग्लूकोज का यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। जो लेबर टाइप के लोग होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो जितना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उतना उसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, एंटागोनेस्टिक ऑफ ग्लूकागॉन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं ग्लूकोज की कंजम्पशन को बढ़ा देता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का ये रोल है। अब देखते क्या है कि इंसुलिन के हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो यहां पर देखते क्या है कि हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, मीन्स हम लोग देखते क्या है, अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉज हाइपर ग्लाइसीमिया
ग्लूकोज यूरिया। हम लोग देखते क्या है, तो थोड़ा सा और बड़ा पूरा कर दें, हाँ? ग्लूकोज यूरिया। तो क्या होगा इसमें कि अब देखिए हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लूकोज यूरिया, अब तो इससे क्या हो सकता है, अगर हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड की, ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये हम लोग देखते हैं कि फास्टिंग में हम लोग देखते हैं 90 to 100, और पीपी या पोस्ट प्रेंडल यानी आफ्टर मील ये हो जाती है 140 to 160, ये रेंज होनी चाहिए। लेकिन इससे ऊपर जब होता है समटाइम्स 120 लिखते हैं, बस 160 तक है। एंड व्हेन इंक्रीजेज मोर देन 180 mg पर DL, ठीक है, ये पर DL है, डेसीलीटर है, ये भी पर डेसीलीटर है। तो अगर इससे ज्यादा हो जाती है, इट एक्सक्रीटेड फ्रॉम या एक्सक्रीट आउट वाया यूरिन, ठीक है। इस केस को हम लोग कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायबिटीज।